हाँ, reaction of metals with chlorine. तो metals react with chlorine to form ionic chlorides. Metals react with chlorine to form ionic chlorides. Like for example, sodium symbol is Na. It reacts with Cl2 to form NaCl, that is sodium chloride. So sodium is one of the metals, reacts with chlorine to give its chloride, ionic chloride, sodium chloride. इसी तरह से कैल्शियम का लिखो, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड. तो रिएक्शन क्या होगा? Ca प्लस Cl2 CaCl2 है ना, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की -1, तो CaCl2. इसी तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है. एल्युमिनियम का लिखो, एल्युमिनियम रिएक्शन विद क्लोरीन, AlCl3 क्योंकि क्लोरीन का 1 होता ना. इसी तरह से जिंक भी रिएक्ट करता है टू गिव जिंक क्लोराइड, आयरन रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयरन क्लोराइड, कॉपर रिएक्ट करता है टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड. तो दीज मेटल्स रिएक्ट. डॉक्टर के to form metal hydrides. For example, calcium plus hydrogen forms CaH का ट्वाइस, CaH का ट्वाइस.
Calcium's valency is 2, hydrogen's valency is 1, therefore CaH2, calcium hydride. कैल्शियम हाइड्राइड. मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ. देन हेडिंग देना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of non-metals. इसमें पहला पॉइंट है कि नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या बिहेवियर होता है. तो लिखिएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो लिखना नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form acidic oxide or neutral oxides. Acidic oxides or neutral oxide. Like for example carbon. Carbon is a non-metal, reacts with oxygen to form carbon dioxide. And carbon dioxide is an acidic oxide. Acidic oxide में आता है ये. Why acidic oxide? Because on reacting with water it forms H2CO3 which is carbonic acid. तो एसिड फॉर्मेशन कर लेता है. खाना बना दे. कार्बोनिक एसिड. इसी तरह से ट्राई करो सल्फर विद ऑक्सीजन. सल्फर विद ऑक्सीजन.
S plus O2 forms SO2, sulfur dioxide. Sulfur dioxide is again an acidic oxide because sulfur dioxide on reacting with water it gives sulfurous acid. H2SO3, sulfurous acid. जब आप बुलेट में बैठ के आते तो लगता है नहीं कि आप ये आपके चेहरे पे एकदम एटीट्यूड सा वो झलकता है और मैं वो एक्सप्रेशन रहता ही नहीं कि आप लंबी सी स्मार्ट कब लगे थे जब वो सुधा वाला केस हुआ था तो आप ऐसे हाथ रख के ऐसे दे रहा आप सबसे ज्यादा स्टेज के सामने हम लोग करना देख रहे थे आप भैया आ रहे थे भैया बोल रहे थे मैं भाभी और मोबाइल में कैमरा में मुझको बुलाया चाबी ले गई है वंदना, ऊपर ले गई होगी तो। तो सल्फर इज फाउंड इन ओरिजिनल कंडीशंस इन सॉलिड स्टेट एंड इट्स ऑफ येलो इन कलर। Carbon in insufficient supply of oxygen forms carbon monoxide. Insufficient supply of oxygen forms carbon monoxide. Carbon monoxide, which is considered as neutral oxide. It comes under the category of neutral oxide. Because कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है और कोई एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है। सर जो आप ये एग्जांपल ऊपर की एक बार दे चुके हैं, वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में मौजूद जब होता है तब कार्बन जो है रिएक्ट करके CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है एटमॉस्फेयर में जहाँ पे इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो उस समय ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पॉइजनस गैसेस होती है। बीमारी नहीं, इट कैन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर ले कार्बन मोनोऑक्साइड तो जो है पर्सन की डेथ हो जाती है। नहीं, अस्थमा के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाँ फॉर्म्स H2O which is water and it is neutral substance.
सेकंड लिखना रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. क्या? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर. तो मेटल्स के केस में वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता था मेटल्स का, और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते थे. लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो लिख लेना नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. अरे कपड़ा पोंछ लो. मीडिया कार्यक्रम तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज विद हाइड्रोजन स्पेशली. नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर से इसलिए नहीं रिएक्ट कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करा पाते, है ना. हाइड्रोजन नीड्स इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे? तो दे आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन. तो उसका रिडक्शन नहीं हो पाता है, और रिडक्शन नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता. हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं हो पाता है नॉन मेटल्स के वजह से, बिकॉज हाइड्रोजन के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. हाइड्रोजन नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स के पास होता था तो दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, डोनेट्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, अ रिएक्शन. बट नॉन मेटल्स के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. उनके लास्ट शेल में पाओगे 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स के नीड में होते हैं. तो वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं सप्लाई कर पाते, यानी उसका रिडक्शन नहीं कर पाते, तो रिएक्शन नहीं होता. देन लिखना थर्ड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with dilute acids. With dilute acids. So again same phenomena, non metals do not react with dilute acid. non metals का dilute acids के साथ भी कोई reaction possible नहीं है. जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ये और पूछ लिया why रीजन दो तो because they do not reduce. because they do not reduce and इस कारण एक वीडियो बना था पहले हमने पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा जब मैं लोग आए थे तेरा सेम रीज़न है कि हाइड्रोजन जो एसिड है जैसे HCl, तो HCl में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना होगा, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराने के लिए हाइड्रोजन को उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी H+ आयंस में. तो उसको फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा, तब वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके साथ ब्रेक करेगा और सेपरेट होगा. तो वो चीज़ नॉन मेटल्स नहीं कर पाते, क्योंकि नॉन मेटल्स में खुद ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी. तो सेम रीज़न से यहाँ पे भी जो है वो रिएक्शन नहीं होता है. देन लिखना फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस. Reaction of non-metals with salt solution.
तो इसमें लिखना a more reactive element, a more reactive element or non-metal, a more reactive non-metal, a more reactive non-metal displaces the less reactive non-metal, displaces the less reactive non-metal. To form its salt solution. To form its salt solution. Like for example, sodium bromide. Sodium bromide. Sodium bromide. Yes. NaBr plus chlorine. तो it reacts to form NaCl plus bromine. तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है. ब्रोमीन की क्या वैल्यू है? ब्रोमीन की -1. Cl2 मॉलिक्यूलर स्टेट में ब्रोमीन की मॉलिक्यूलर स्टेट में Br2 रहे. Br2 हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 5. Reaction of non-metals with chlorine. It forms covalent chlorides. And these covalent chlorides are non-electrolytes. And these chlorides are non-electrolytes. For example, hydrogen reacts with chlorine to form HCl, hydrochloric acid. But pure HCl is poor conductor of electricity. Pure HCl अगर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी. इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस. और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है. बॉन्ड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं ड्यू टू gaining or loss of electron, that is transfer of electrons.
one of the atom is completely transferring its electron to the other atom. For example, sodium and chlorine. So in case of sodium's atomic number is 11. On configuration it will give 2,8,1, and chlorine's atomic number is 17. Its configuration will be 2,8,7. तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो परमानेंटली अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। क्लोरीन एक पा करके स्टेबल हो जाएगा और सोडियम एक दे करके स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में वो दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन उससे वापस मांगने नहीं जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, परमानेंटली दे रहा है हमेशा के लिए क्लोरीन को। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड सोडियम, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, तो अब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट आयंस बन जाएंगे। सोडियम एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन में, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा और वो यहाँ पे इस बॉन्ड को बनाएगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। उनको ब्रेक करना, उनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर पाना एटम्स में इज नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन नीड्स एन इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास खुद कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आता है और दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर करने पे क्लोरीन के पास, क्लोरीन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज करने लगता है, अलाउ कर देता है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए। तो 7 उसके पास ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन का मिल गया तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्लोरीन स्टेबल हो जा रहा है। उसके बदले में क्लोरीन उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक और मिल रहा है क्लोरीन से, तो 2 हो जा रहे हैं, तो वो भी स्टेबल हो जा रहा है डुप्लेट रूल से, तो दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और मॉलिक्यूल को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल जो है, ये बॉन्ड जो है, ये आयनिक बॉन्ड के मुकाबले वीकर होता है। प्लस इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती बिकॉज यहाँ पे फ्री आयंस नहीं होते। आयनिक बॉन्ड में आयंस के टूटने से जो है, आयंस के फॉर्मेशन के वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी उसको वाटर में मिक्स करना पड़ता है। तो वाटर में जब हम मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो सोडियम आयंस क्लोरीन आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है वाटर में। और वही चीज इनके साथ भी है, HCl के साथ। इनको जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, तो हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन में कन्वर्ट होता है। HCl जो एसिड है वो H+ आयंस बनाता है और ये आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। इसलिए अगर वाटर में एसिड मिक्स कर दिया जाए थोड़ी मात्रा में तो वो गुड कंडक्टर का काम करता है, बट प्योर एसिड में अगर चाहो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोजन आयंस वहां नहीं है। नेक्स्ट लिखना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P4, फॉस्फोरस टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल होता है इसका, 4 एटम्स होते हैं, टेट्रा एटॉमिक, सॉरी, P4 प्लस क्लोरीन
प्लस गया P2Cl2 It forms phosphorus trichloride, PCl3 PCl3, phosphorus trichloride. सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कि 3 4 और 2 कहाँ बांट दिए? 4 एटम्स थे, वैलेंसी नहीं है उसकी, 4 एटम्स थे. ये दिमाग कहते हैं इसको जो मेरे पास नहीं है। ए हमको तो दिया, हम देख के दे रहे बस। पोटेशियम की बात होती है और क्लोरीन को देखो तो किसको देखो? पोटेशियम नहीं है, फॉस्फोरस है. हाँ देखिए हाँ तो वो हो जाएगा। पोटेशियम PCl3 होगा ना क्योंकि क्लोरीन देखो क्लोरीन का वो नहीं है। अरे पता है हाँ तो सही है। नेक्स्ट लिखना कार्बन प्लस क्लोरीन. C plus Cl2 कार्बन प्लस क्लोरीन. कार्बन क्लोराइड क्या? बटे दिखा क्या? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? हाउ मच? 4. सिक्स क्या नहीं आप बताते हैं C2 C2 नहीं CCl4 CCl4. यार हमारा सही हो जाएगा CCl4. क्लोरीन की वैलेंसी 1, कार्बन की 4, वैलेंसी क्रिस क्रॉस करेंगे. CCl4. इधर तो बोल 2 ना नंबर क्यों नहीं होगा 4 होगा पहली बार दिमाग में नेक्स्ट लिखना रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. Reaction of non-metals with hydrogen. Reaction of non-metals with hydrogen. तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स. वहाँ कोवेलेंट क्लोराइड्स बन रहे थे, अब हाइड्रोजन है तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा. जैसे लिखना हाइड्रोजन प्लस सल्फर. सल्फर इज अ नॉन मेटल. सल्फर बोला गया, सल्फेट नहीं बोला गया. सल्फर H2S बनाएगा. हाइड्रोजन सल्फाइड which is a covalent hydride and has a very peculiar smell of rotten egg. Rotten egg smell होता है H2S में. क्या पता Then लिखना नाइट्रोजन. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता ही दिया मेटल नॉन मेटल का, केमिकल भी बता दिया. तो दोनों में डिफरेंस करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. हाँ
एक क्वेश्चन है, ट्राई करो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स would give a basic oxide। ऑक्साइड यील्ड भी कहते हैं, YIELD यील्ड। सर YEILD को वो कहते हैं सल्फर, कॉमा फॉस्फोरस, कॉमा कैल्शियम, कॉमा सिलिकॉन। इन चारों में कौन देगा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? भैया सिल्वर, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और कैल्शियम। नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो इनमें से मेटल कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम होगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन ये सब नॉन मेटल्स में आएंगे। सिलिकॉन तो खैर मेटलॉइड में आएगा, लेकिन सल्फर, फॉस्फोरस नॉन मेटल में आएंगे। बाकी बचा कैल्शियम, वो मेटल होता है और मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। Next question, which of the following will displace hydrogen? Which of the following will displace hydrogen? Hydrogen from acids to form salts? Sulfur, phosphorus, sodium, silicon। वो पुराना वाला है। सोडियम नहीं सर, सोडियम नहीं है, सल्फर है, सल्फर। सर जो नॉन मेटल होगा वही। फास्फोरस, सिलिकॉन, वो सोडियम। फास्फोरस, सोडियम। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सल्फर हट गया, फॉस्फोरस हट गया, सिलिकॉन हट गया, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए कभी ऐसे चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Krishna took sulfur powder on a spatula। On a spatula। On a spatula and heated it। He collected the gas।
He collected the gas evolved. क्या He collected the gas evolved करेक्शन में ना है by inverting a test tube over the burning sulfur. Over the burning sulfur. कृष्णा तुम क्या क्या कर रहे हो? मेरे हिसाब से मैं अच्छा तो उसने सल्फर लिया एक डिश पे, है ना, एक उसमें स्पैटुला, एक वो है आपका काइंड ऑफ क्या कहते हैं, हाँ, उस पे रख करके उसको हीट कर रहा है। तो हीट करने पे सल्फर कुछ रिएक्शन कर रहा है और वहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हो रही है और उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उसके ऊपर उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जा रहा है, जो गैस वहाँ से रिलीज हो रही है। अब what will be the action of the gas on moist litmus paper? मैंने पूछा what will be the action of the gas on moist litmus paper? Moist litmus paper उस गैस के पास ले जा रहे हैं। What will be the observation? Reason? because moist is acid to basis. सही बोल रहा है। हाँ, acid turns blue litmus paper to red और जब moist रहेगा litmus paper तो उसमें water molecules रहेंगे और जो गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड उस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा और जैसे ही एसिड बन गया तो वो लिटमस पेपर का कलर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। एंड व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इफ अ ड्राई लिटमस पेपर इज placed over it? No change. देन आता है यूजेस ऑफ मेटल्स। तो वो आपको मालूम है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब वायर्स बनाने के काम आता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स। फैक्ट्रीज में बहुत सारे पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स के, व्हीकल्स के पार्ट्स बनते हैं इसके। जिंक यूज किया जाता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। क्रोमियम और निकल जैसे मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम और निकल जैसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल्स लेयर इज कोटेड ऑन द अदर मेटल। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इनकी, बिकॉज क्रोमियम में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ऑटोमोबाइल्स में जो है ये एक बेटर लुक उसको देता है क्रोमियम। एल्युमिनियम के फॉयल्स बनाते हैं फॉर पैकेजिंग एंड रैपिंग ऑफ फूड्स। सिल्वर और गोल्ड भी मेटल्स हैं जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जब पेट्रोल रिफाइनरी से पेट्रोल रिफाइन करके बनाया जाता है तो उस टाइम पे बहुत सारे जो है बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल्स। तो उनमें से इन मटेरियल्स को ले करके बहुत सारे लुब्रिकेंट्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं। देन मरकरी, जो कि अगेन एक मेटल है, लिक्विड मेटल, थर्मामीटर में काम आता है। टाइटेनियम और जिरकॉनियम जैसे मेटल्स जो हैं वो स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में यूज में आते हैं।
जिरकॉनियम मेटल को बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स बनाने के काम में भी लिया जाता है। जिरकॉनियम मेटल जो होता है उससे बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स बनाए जाते हैं। देन लेड इज ऑल्सो अ मेटल एंड बैटरीज बनाने में जो है लेड बैटरीज बनाई जाती हैं। देन आ जाता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। हाइड्रोजनेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स का किया जाता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं वनस्पति में। वनस्पति घी जिसको कहते हैं, डालडा जिसको कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं लोग। बट डालडा इज अ कंपनी, डालडा इज नॉट एनी प्रोडक्ट, इट्स अ कंपनी। वो पहली कंपनी थी जिसने बनाना शुरू किया था, तो उसके नाम पे ही फिर सब लोग इसको जानने लगे, लेकिन उसको कहा जाता है वनस्पति घी। सेम कहानी मोबिल ऑयल के साथ है। तो मोबिल लोग कह देते कि मोबिल यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबिल एक कंपनी है, और जो ऑयल यूज करते हैं उसको इंजन ऑयल कहा जाता है। तो इंजन ऑयल बहुत सारे कंपनीज बनाती है, कैस्ट्रॉल बनाता है ना, मोबिल बनाती है। तो मोबिल कंपनी ज्यादा पॉपुलर थी और उसके नाम पे फिर लोग मोबिल यूज करने लगे। देन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है रॉकेट्स में। सर जो गैस निकलती है वाइट सर वो हाइड्रोजन होता है ना। वो तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, ये थोड़ी बताया था। वो फ्यूल की वजह से नहीं, फ्यूम्स नहीं होते वो। कार्बन यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या ड्राई सेल्स जो बनते हैं, बैटरीज जो बनती हैं, उनके अंदर कार्बन की रॉड पड़ती है। नाइट्रोजन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, इस वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चिप्स वगैरह, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और उसका जो है ऑक्सीडेशन ना हो जाए और वो खराब ना हो। सल्फर को यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, एज वेल एज फंगिसाइड और गन पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। फंगिसाइड्स वो होते हैं जो फंगस को मारने के काम आते हैं। तो कौन सी यूज कर रहे थे यहाँ पे? सल्फर फंगी को देन क्वेश्चन ये बनता है कि वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, रिएक्शन प्रोसेस होता ही क्यों है आखिर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू कॉसल एंड लुइस, तो कॉसल एंड लुइस की जो थ्योरी दी गई थी उनके द्वारा, वो ये थी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल से अपने आप को स्टेबल कर सकता है और करता है, करते पाए जाते हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनमें ऑल ऑफ द इनर्ट गैसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 8 पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो और हीलियम को छोड़ करके, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 यानी डुप्लेट रूल से स्टेबल है।
बाकी जो इनर्ट गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में यानी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वही स्टेबल है जिसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाकी जो जनता है वो इस होड़ में लग जाती है कि उनके पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और इस चक्कर में सारा खेल होता है रिएक्शन का। और वो रिएक्शन 2 तरीके का हो सकता है, यानी ये पार्टनरशिप 2 तरीके की हो सकती है। एक जिसमें परमानेंट एक आदमी दानी हो जो कंप्लीटली दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और एक जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम और क्लोरीन है ना। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे नीड होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,6, यानी वो शॉर्ट है कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, तो यानी इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं? तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का कंपाउंड बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन भी स्टेबल है और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो जा रहा है। तो ये जिस तरह का बॉन्ड बन रहा है ये हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आयनिक बॉन्ड है और जो कंपाउंड बन रहा है वो आयनिक कंपाउंड है। इसमें आ सकता है आपका क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अभी आप लोगों के सिलेबस में इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। तो वैलेंस शेल क्लियर है सबको? किसे कहते हैं वैलेंस शेल? मैंने कहा वैलेंस शेल किसे कहते हैं? द लास्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। मैंने शेल पूछा था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंसी किसे कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर डिफाइन करोगे तो उसको ऐसे लिखोगे कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो लॉस भी तो करते हैं। कंबाइन तो क्या? कंबाइन मतलब इज नोन एज इट्स वैलेंसी। और न्यूमेरिकल मैथमेटिकल अगर मतलब समझे तो क्या कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस हो रहा है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। आयंस किसे कहते हैं? आयंस एटम और आयन में डिफरेंस क्या है? सर जब मैटर और नॉन मैटर रिएक्ट करते हैं स्काई कुछ भी एटम्स के ऊपर चार्ज होता है क्या?
होता ही होगा। एटम्स के ऊपर चार्ज होता है क्या? चार्ज किसकी वजह से आता है? न्यूट्रॉन से भी चार्ज आता है क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन का? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं या अलग अलग? बराबर हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 18 माइनस या ऐसे लिखो। मैं बता रहा हूँ लेकिन अब कंफर्म नहीं है। बेसिक्स तुम लोग का हिला पड़ा हुआ है। लिखो एटम। एटम बने हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, विच आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट? प्रोटॉन के ऊपर जिस तरह का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे उस पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है, उसको नेगेटिव कहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो वो न्यूट्रल होता है, जीरो, चार्ज इज नॉट प्रेजेंट। चार्ज होता मैग्नीट्यूड वाइज है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्स। लोग गलीमत। प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूल, यानी एग्जैक्टली उतना ही चार्ज है ना? टाइप अलग है। और न्यूट्रॉन पे है ही नहीं। सर जो मैंने -18 में तो गलत है। हाँ बिल्कुल सही होगा। अब जो एटम होता है, एटम में एटॉमिक नंबर हर एक एटम को दिया गया है। किस बेसिस पे दिया गया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ। क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, चिपके पड़े होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। राइट? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर के जितने होते हैं, एटॉमिक नंबर उसी के बिहाफ पे रखा गया है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें? वो भी 11, वो भी 11। तो वहां न्यूट्रॉन का फर्क आ जाता है ना। मास के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखा जाता है। क्लास 9 की बात बता रहा हूं। मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है इनके मुकाबले,
होता तो इनका भी कम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, होते बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, और मास जो है वो -31 10⁻³ kg में होता है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का जो है 10⁻⁻27 या -26 के अराउंड होता है। तो है तो दोनों ही वैल्यूज छोटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन जो है वो 10,000 गुना ज़्यादा हैवी है कहा जा सकता है, क्योंकि 10 के पावर में 4 का अंतर है, तो 10,000 हुआ, तो 10,000 गुना का अंतर है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास के लिए काउंट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल, ना के बराबर मान लिया जाता है, इसलिए उसको नहीं कंसीडर करते। फिर एग्जैक्ट मास लेके नहीं बताया जाता है किसी भी चीज का मास, किसी भी एटम का। तो प्रोटॉन का मास मान लेते हैं 1 और न्यूट्रॉन का भी मान लेते हैं 1, तो 1 का हिसाब लेकर के फिर एटॉमिक मास हम किसी एलिमेंट का बताते हैं। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं 23 यूनिट्स या 23 AMU। तो ये 23 एक्चुअल मास थोड़ी ना है, ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। एक्चुअल मास तो उसके एटम का बहुत कम होगा, राइट। तो एक्चुअल की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो वैल्यूज लेंगे तो कैलकुलेशन में पगला जाएंगे। तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस बनाए गए, जो कि अगेन फिर किससे बनाए गए कंपेयर करके, कार्बन 12 के एटम के 1/12 मास को जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट माना गया है ना। तो वहां से रेफरेंस लेकर के ये 1 का सिस्टम आया और 1 लेकर के बताते हैं। खैर, तो एटॉमिक मास की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चार्ज की। तो चार्ज सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 तो प्रोटॉन 11, यानी 11 लोगों की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप है उसके अंदर, और 11 लोगों की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के। तो किसका असर देखने को मिलेगा, किसका असर देखने को मिलेगा? 11 लोग पॉजिटिव हैं और 11 लोग नेगेटिव हैं, तो न्यूट्रल रहेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 12 प्रोटॉन रहेंगे, तो कोई चार्ज रहेगा। तो एटम के ऊपर आज के बाद कोई भी पूछे कि एटम के ऊपर चार्ज होता है, तो जवाब क्या दोगे? नहीं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? रीजन मालूम? इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, बोथ कैंसल आउट ईच अदर। So therefore atom is always electrically neutral, but ions are not neutral. Ions possess a charge. अब होगा क्या कि जैसे यही सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 11 उसका एटॉमिक नंबर है। उसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अब उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, तो उनके वजह से चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या हो गया? ज्यादा। तो किसका असर देखने को मिलेगा? प्रोटॉन का। तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो क्या बन जाता है? सोडियम का आयन बन जाता है, टू बी स्पेसिफिक कैटायन बन जाता है। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वही चीज मैग्नीशियम के साथ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहे हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कंपैरिजन में 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहे हैं। तो +2 +3 ऐसे चार्जेस आते जाते हैं और कैटायंस फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैटायंस का फॉर्मेशन ज्यादा करते हैं, वही करते ही हैं, ज्यादा क्या वही करते हैं। और नॉन मेटल्स के केस में सीन उल्टा है। जैसे क्लोरीन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो पहले उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक पा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। और प्रोटॉन कितने हैं उसके पास?
17। तो दोनों में कौन ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो चार्ज जो आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसलिए -1 चार्ज बताते हैं। तो क्लोरीन का जब एनायन बनता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तब वो क्लोरीन एनायन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज बताते हैं। तो इसी तरह से जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और फिर इनके कॉम्बिनेशन से आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बेसिक्स मालूम होने चाहिए थे, इसलिए इसको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे।